और बड़ी खबरों में आज बात होगी सांप्रदायिकता पर मचे संग्राम की। सीएम गहलोत ने यूपी एमपी में धर्म के आधार पर लोगों से मारपीट की घटनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। इसके साथ ही बात करेंगे गांव की सरकार की। पंचायती राज चुनाव का कल अंतिम चरण है, बताएंगे कैसी है स्कूलों में तैयारियां, क्योंकि कल से स्कूल अनलॉक हो रहे हैं। और बात होगी पुजारी मर्डर और बवाल की, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सांप्रदायिकता पर मचे संग्राम की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर लोगों के साथ मारपीट के वायरल वीडियो पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा ऐसी घटनाओं पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही सीएम ने साफ किया कि राजस्थान में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल सीएम ने ट्विटर पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां धर्म के आधार पर गरीब दिहाड़ी मजदूरों, ठेला लगाने वाले एवं रेहड़ी पटरी वालों के साथ मारपीट की जा रही है। यह स्थिति और भी चिंताजनक है कि ऐसी घटनाओं पर वहां की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने आगे ट्वीट किया, घटना होना एक बात है, लेकिन इन पर कार्रवाई न कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। भारत जैसे पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना होना एवं उन पर पुख्ता कार्रवाई न होना बेहद दुखद है। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने और ट्वीट किया, राजस्थान में ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ही सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी भी मैदान में कूदी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। ट्विटर के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोला और पूछा कि प्रदेश का गृह मंत्री कौन है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम को दूसरे राज्यों की चिंता छोड़ अपने प्रदेश की चिंता करने की नसीहत भी दे डाली। साथ ही कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान अपराधिस्थान बन गया है। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान का गृह मंत्री कौन है? राजस्थान में जो घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप दूसरे प्रदेशों की फिक्र कर रहे हो, अपना घर तो संभालो। आपके राज में राजस्थान अपराधिस्थान हो गया है। जनता त्रस्त है, अपराधी मस्त हैं। आम जन में भय है, अपराधियों में विश्वास है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा से। तो दिनेश, कुल मिलाकर सियासत में सांप्रदायिकता पर संग्राम की कड़ी में ये एपिसोड। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए पहले भी क्योंकि सीएम जो है भाजपा शासित राज्य है, उनकी उनमें जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं और भाजपा भी हमलावर रही है कांग्रेस राज्य सरकार पर। एक बार फिर से जो है वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है। जिस तरीके से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और उसके बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर निशाना साधा कि आखिर राजस्थान की जिम्मेदारी कौन लेगा। सीएम के ट्वीट की अगर बात करें तो उन्होंने भाजपा शासित दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के वीडियोज वहां के आ रहे हैं और धर्म के आधार पर लोगों से जो है वो मारपीट की जा रही है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, ठेला लगाने वाले हो या रेहड़ी वाले हो, उनके साथ मारपीट की जा रही है। और चिंताजनक बात यह है कि धर्म के आधार पर यह मारपीट हो रही है, तो ये काफी चिंताजनक है। और साथ ही ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सरकारों पर जो है वहां की सवाल उठाए सीएम गहलोत ने। ठीक है, मैं दिनेश आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता विधायक भी हैं रामलाल शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामलाल जी, स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल जी, ट्वीट में जो बातें की हैं, क्या वो सोचने योग्य नहीं है? जो सीएम का ट्वीट है उसमें मुख्यमंत्री जी जो घर जल रहा है वो तो मुख्यमंत्री जी को दिख नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी चिंता अन्य प्रदेशों की कर रहे हैं। कम से कम राजस्थान के अंदर भी गृह मंत्री के पद के दायित्व का निर्वहन मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को एक भी विधायक के ऊपर विश्वास नहीं है या एक भी विधायक के इस योग्य नहीं है कि वो गृह मंत्रालय का पदभार संभाल सके। रही बात राजस्थान के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही है और ये हम नहीं करे, कांग्रेस के ही विधायक और पूर्व मंत्री रहे
हेमाराम जी चौधरी ने इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बजरी माफिया बिना थाने के अंदर भुगतान किए हुए कोई ट्रॉली भी नहीं ले जा सकता। जिस तरीके से इन्हीं के भरत सिंह जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर नहीं, लेकिन रामलाल जी वैसे ये बात तो फैक्ट है ना कि सांप्रदायिकता से जुड़े वीडियोस की बाढ़ तो आई हुई है। नहीं, देखिए राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घट रही है, मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर भी संवेदना प्रकट करे ना। बारां के अंदर किस तरीके से दिन दहाड़े व्यक्ति को मारा गया, जयपुर के अंदर शास्त्री नगर के अंदर किस तरीके से बहुसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर किस तरीके से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, मकानों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। तो मुख्यमंत्री जी उन घटनाओं का जिक्र भी करेंगे कि राजस्थान के अंदर ये अराजकता का माहौल। रामलाल जी, मैं आपके तर्क के हिसाब से जाऊं तो जैसे मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम है, जब वो अगर राजस्थान की किसी घटना पर ट्वीट कर देते हैं या बोल देते हैं तो फिर तो वो भी गलत है, उनको हरियाणा देखना चाहिए। रामलाल जी, रही बात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर घटनाएं घटित होगी, लेकिन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है, महत्वपूर्ण ये है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक संगठित अपराध किस संचालित हो रहा था, उस संगठित अपराध को तोड़ने के लिए वहां की सरकार ने कितना बड़ा ऑपरेशन चलाने का काम किया, अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया। किस तरीके से नाबालिग बच्चों के साथ जो दुष्कर्म होता था उनके लिए कठोर कानून बनाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। लेकिन राजस्थान के अंदर आपके तर्क के हिसाब से रामलाल जी, मैं आपके तर्क के हिसाब से बात कर रहा हूं ना कि जैसे अगर आप देखिए, मेरे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी अब जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, मेरा सवाल मैं स्पेसिफिक कर देता हूं। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजस्थान में कोई अपराध की घटना होती है तो हमने देखा है बीजेपी के भी जो सीएम है अलग अलग राज्यों में उनको ट्वीट करते हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल घटनाएं देश के अंदर कहीं पर भी कोई घटित होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। घटनाएं घटित होती है, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता है वो उनके ऊपर ट्वीट करके और संबंधित सरकार का ध्यान आकर्षण करने का काम करते हैं। लेकिन वो कम से कम मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, जो यहाँ के लोगों के जिस तरीके का बर्ताव व्यवहार है, उसके ऊपर भी तो कम से कम बोले। हाँ, मैं एक सवाल प्रताप सिंह जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप सिंह जी, ऐसे ही एक थॉट दिमाग में आया, जब सीएम अशोक गहलोत एमपी और यूपी की बात कर रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस भी तो अस्तित्व में है ना, सरकार पर दबाव डालकर कार्रवाई क्यों नहीं करवा सकती? विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वहां पर क्यों एक्टिव नहीं है उतनी जितनी यहां से एक्शन दिखाई गई? सब जगह विपक्ष अपना काम करता है। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष एक्टिव है और पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें काम कर रही है। 3 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। जब देश में कहीं भी घटना घटती है तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हर मुख्यमंत्री को, हर मंत्री को, हर आम नागरिक को घटना के ऊपर ट्वीट करने का अधिकार है। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जाति और धर्म से ऊपर उठकर कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस देश में तो आप जानते हैं धर्म और संस्कृति इतनी जबरदस्त है कि कहीं भी संगठित अपराध हो उसके खिलाफ सरकार यहाँ कांग्रेस की है तो हम कार्रवाई करते हैं, सबकी कोशिश होती है, वहां उनकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी यदि भीड़ किसी एक व्यक्ति को मारती है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, ये गलत है। इस पर एक्शन होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी निभाना ये कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है। और ट्वीट करना सबका अधिकार है, ट्वीट करना सबका अधिकार है। लेकिन बीजेपी के इस पॉइंट में क्या आपको दम नहीं लगता कि हाँ, अपराध के आंकड़े राजस्थान में एक दूसरी कहानी तो बोल रहे हैं? ठीक है कि सांप्रदायिकता से जुड़े अपराध नहीं हो रहे, लेकिन दूसरे अपराधों की संख्या तो ज्यादा दिख रही है। एक बात आप मानकर चलिए, कहीं पर भी मध्य प्रदेश में, यूपी में या राजस्थान में कहीं पर भी यदि इस तरह का अपराध होता है या किसी भी तरह का अपराध होता है, उस अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना राजस्थान में राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, यूपी में यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। और केंद्र में यदि कोई बात होती है, कहीं भी बड़ा काम होता है तो उसमें केंद्र सरकार के, हम सब मिलकर इसमें काम करते हैं। और इसमें यदि कहीं ट्वीट होता है, जब टीवी पर कोई फोटो आता है, राजस्थान में कोई घटना होगी तो राजस्थान की सरकार को जवाब देना होगा। जिस तरह का मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से आ रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हर मुख्यमंत्री को अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ट्वीट भी करना पड़ेगा, सख्ती भी करनी पड़ेगी कानून व्यवस्था बनाने के लिए। राजस्थान में यदि कोई भी अपराधी अपराध करेगा। और रामलाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की। कल पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग होनी है।
6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 1772 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। लगभग 11,000 ईवीएम मशीनों से चुनाव हो रहे हैं। तीसरे चरण में 3,547 मतदान केंद्र हैं। 25,78,000 से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। गांव की सरकार चुनने के लिए 1 सितंबर को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। 6 जिलों की 25 पंचायत समिति के लिए होने वाले चुनाव में 25 लाख के करीब मतदाता वोट डालेंगे। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव। तीसरे चरण में 1772 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में वोटर्स के हाई जोश को देखते हुए तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण के मतदान के लिए 3,547 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग के लिए 11,000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा। तीसरे चरण में 25 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 25 पंचायत समितियों के 507 सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीनों चरणों की मतगणना सभी जिला मुख्यालयों पर 4 सितंबर को होगी। पहले चरण में 62.36% वोटिंग और दूसरे चरण में 65.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निष्पक्ष मतदान की तैयारी के साथ ही जिला प्रशासन की चिंता कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को लेकर भी है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण की बारी है। सवाई माधोपुर में इसके लिए तैयारियां तेज हैं। 1 सितंबर को पंचायत के रण के तीसरे चरण का दंगल होना है। सवाई माधोपुर में 21 पंचायत समिति में मतदान है। चौथ का बरवाड़ा के 21 पंचायत समिति में वोटिंग। खंडार पंचायत समिति के 25 सीटों पर मतदान। सवाई माधोपुर में 144, चौथ का बरवाड़ा में 138 पोलिंग बूथ। खंडार पंचायत समिति में 153 पोलिंग बूथ। सवाई माधोपुर में 1,04,524 मतदाता। चौथ का बरवाड़ा में 1,14,083 वोटर्स हैं। खंडार पंचायत समिति में 96,490 मतदाता हैं। सवाई माधोपुर में 87 उम्मीदवार मैदान में। चौथ का बरवाड़ा में 21 सीटों पर 60 प्रत्याशी हैं। खंडार पंचायत समिति में 81 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ी खबर मिल रही है श्रीगंगानगर से। छात्रा से रेप की कोशिश हुई। हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल छात्रा ने केस दर्ज करवाया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज ये बड़ी खबर सामने आई थी। एक हॉस्टल संचालक पर रेप की कोशिश का आरोप लगा था। परिजनों ने हॉस्टल भी बंद करवा दिया था। इस मामले में हॉस्टल संचालक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। ताकि ये आरोप है कि कॉलेज के जो संचालक हैं, कॉलेज का मालिक है, उसके द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई और रेप करने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा तुरंत FIR दर्ज की गई। पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है। बाद अनुसंधान आरोपी कृष्णलाल यादव, सन ऑफ भागीरथ यादव, जाति यादव, उम्र 51 साल, निवासी 28B रिद्धि सिद्धि सेकंड, श्रीगंगानगर को बाद अनुसंधान गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, क्या अपडेट्स हैं?
बॉस देखिए, अपडेट्स में आज जैसे कि न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया तो श्री गंगानगर पुलिस भी एक्टिव हुई और उसे फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे खास बात स्वप्निल जी इसमें जो निकल के आया वो एक न केवल ये हॉस्टल संचालक है बल्कि इसके द्वारा एक कोचिंग संस्थान भी चलाया जाता है। इसके अलावा वो एक श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का एक प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज है, राधा कृष्ण गर्ल्स कॉलेज, उसका भी ये ऑनर भी है और डायरेक्टर भी है। उसके संरक्षण में उसके क्षेत्र में हजारों लड़कियां पढ़ रही हैं। लेकिन सबसे खास बात जो पेरेंट्स से हमारा जो उनसे बात हुई है, पेरेंट्स ने कहा कि इस निदेशक केएल यादव ने न केवल छात्राओं का भरोसा तोड़ा है बल्कि पेरेंट्स का भरोसा तोड़ा है, क्योंकि इसके जितने भी शिक्षण संस्थान थे और जितने भी हॉस्टल्स थे वहां पर न केवल श्री गंगानगर के बल्कि हनुमानगढ़ के, बीकानेर के, झुंझुनू के, चूरू के, यहाँ तक की बच्चियां लगातार पढ़ रही थी। और जिस तरह से इसने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया, जिस तरह से बच्ची के चेहरे पर और बच्ची के आरोपों के हिसाब से तो ये तो कहा जा सकता है कि ये भेड़ की खाल में भेड़िया था आरोपों के हिसाब से। लेकिन अशोक, इसे कहां से और कैसे गिरफ्तार किया गया? बहुत इसे कल रात को ही राउंड अप कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। जैसे ही पुलिस ने लड़की बच्चियों ने पुलिस को सूचना दी, इसे देर रात ही राउंड अप कर लिया गया। हालांकि इसने भागने की थी लेकिन उससे पहले कि ये भाग पाता, श्री गंगानगर को छोड़ पाता, श्री गंगानगर पुलिस के ये भेड़िया हत्थे चढ़ चुका था। फिलहाल इसको कोर्ट में पेश किया गया है। जुडिशियल कस्टडी के लिए पुलिस ने रिक्वेस्ट डाली है जिसका अभी थोड़ी देर में डिसीजन आना बाकी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात कल से अनलॉक हो रहे स्कूल कॉलेजेस की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 1 सितंबर यानी इंतजार की वो घड़ी जब स्कूलों में फिर से बच्चों की चहल पहल होगी। ऑनलाइन क्लास के बोरिंग माहौल से बच्चों को आजादी मिलेगी और फिर से स्कूल में पढ़ाई का दौर लौटेगा। यानी कल से मरुधरा में स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू होगी, लेकिन खतरा बरकरार है। तो सरकार और स्कूल प्रशासन ने तैयारी भी पूरी की है। देखिए महेश दाधीच की ये रिपोर्ट। फिर बजेगी स्कूल में घंटी। इतने टाइम से मतलब घर में रहे हैं जो थोड़ा मतलब अजीब सा रहा है बहुत, लेकिन स्कूल में आएंगे तो मतलब टीचर्स के साथ में रिलेशनशिप अच्छा होता है, फ्रेंड्स के साथ में अच्छा होता है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। 1 सितंबर से स्कूल अनलॉक। अपन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में इतना कॉन्फिडेंटली वगैरह ऐसे कुछ होता नहीं था। कई बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते थे, माइक ऑन नहीं करते थे। तीसरी लहर की आशंका, तैयारी पूरी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से सरकारी और निजी विद्यालयों को खोलने की तैयारी है। कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी दोबारा से इन स्कूलों में लौटेंगे जो अभी तक खाली थी और जहां पर केवल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही विद्यार्थियों को शिक्षा पहुंचाई जा रही थी। करीब 5 महीने बाद प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की चहल पहल दिखेगी। गहलोत सरकार के ऐलान के मुताबिक 1 सितंबर से शर्तों के साथ स्कूल खुलेंगे। टीचर्स को पूरा हिदायत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, इंटरवल के समय भी ध्यान रखें और क्लास के टाइम भी ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त हम बच्चों को अवेयरनेस का भी पूरा वो करने की कोशिश करेंगे और जैसे जैसे सरकार के निर्देश आते जाएंगे उनकी पालना करने की पूरा इंश्योर करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों की जो टेबल है वो नियत कर दी जाएगी, तो वो उक्त बच्चा उसी टेबल पर बैठे और वो अल्टरनेट डेज में या जैसे भी बच्चे आना चाहते हैं तो उनकी नंबरिंग है, उनके रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर्स के हिसाब से बच्चे बैठेंगे। अल्टरनेट के हिसाब से बैठना चाहते हैं इन रोल नंबर्स के हिसाब से, और ये उनके लिए एक अच्छी आदत भी होगी। क्या है शर्तें बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि सरकार ने स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। तो कल से 9 से 12 तक की हमारी स्कूलें खुल रही हैं, उसके लिए SOP जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अपनी अलग से गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना का विशेष ध्यान रखा जाए, उसके जो कोरोना बिहेवियर है उसकी पालना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, पानी घर से लेकर के आएंगे, हाथ धोने के लिए साबुन की वहाँ व्यवस्था रहेगी, मास्क नहीं है तो बच्चे के लिए मास्क रहेगा। टीचर सबके सब जो है वो 2-2 उनको लगी होनी चाहिए। सरकार ने तय किया है कि स्कूल प्रबंधन के साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की समय समय पर समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे। हम लोग भी यहाँ से तमाम PO, CBO, DO, CDO उनसे सबसे हम लोग
जो है NIC के माध्यम से भी चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे और रोज़ाना हमारे जो अधिकारी हैं, DO है, CDO है, CBO है, ADPC है, ACBO है, इन सब लोग स्कूलों में जा कर के और जांच भी करेंगे और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग विभाग की तरफ से आग्रह करेंगे कि आप भी इस पे ध्यान दीजिए। राजस्थान में अभी 9वीं से 12वीं तक के ही स्कूल खुलेंगे। स्कूल 50% स्टूडेंट क्षमता के साथ ही खुलेंगे। 7:30 से 12:30 बजे तक पहले ग्रुप के बच्चों की पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी पाली में 12:30 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ाई होगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। हमने ऑड और इवन रोल नंबर के हिसाब से उनको बुलाया है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जो कमरे की क्षमता है उसके अनुसार सिंगल सीट पर एक बच्चे को बैठाएंगे और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी। अभिभावकों को जानकारी दी विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी और उन्हें आश्वस्त किया कि विद्यालय से किसी भी प्रकार से छात्रों तक इस तरह की बीमारी या इस महामारी के फैलने के किसी तरह के कोई आसार नहीं रहेंगे और इसको लेकर अभिभावकों ने अपना सहमति पत्र भी हमें प्रदान किया है। आपको बता दें कि अगस्त महीने से कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली और पंजाब समेत राजस्थान में भी 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला हुआ है। हालांकि केरल और महाराष्ट्र समेत कुछ दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में फिर से कोरोना के बढ़ते केस ने चिंता भी बढ़ा दी है। तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पर्याप्त बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं। हालांकि किस रूप में कोविड की पालना हो सकेगी और किस तरह से ये जो तमाम बंदोबस्त हैं वो ठीक तौर पर काम कर सकेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात एक राहत वाली खबर की। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाने से एक दिन पहले राजधानी जयपुर से बड़ी राहत की खबर आई है। राजधानी जयपुर में करीब 1.5 साल में पहली बार कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। दरअसल जयपुर में 2 मार्च 2020 को कोरोना का पहला केस डिटेक्ट हुआ था। इटली से आया एक पर्यटक जांच के बाद पॉजिटिव पाया गया था। तब से लेकर आज तक कोरोना का ग्राफ चढ़ता उतरता रहा, लेकिन आज पहली बार है जब राजधानी जयपुर में कोरोना का एक भी केस बीते 24 घंटे में सामने नहीं आया है। राजधानी जयपुर में 30 अगस्त तक 22,87,350 कोरोना के सैंपल लिए गए। इनमें 1,87,680 लोग पॉजिटिव थे, जबकि कोरोना की वजह से राजधानी में 1,970 लोगों की मौत हुई। फिलहाल राजधानी में 46 एक्टिव केसेस हैं। मार्च 2020 के बाद जब से संक्रमण शुरू हुआ उसका पहली बार आज 0 केस कोरोना के आए हैं। बड़ी राहत की बात है। कल से स्कूल भी खुलने जा रही है, इसलिए हमें बड़ी सुकून है कि आज हमारे पास राजधानी में केस 0 हैं, तो हमको थोड़ी सी चिंता से कमी हुई है। इन्फेक्शन के अंदर बहुत कमी आई है दर के अंदर लगातार राजस्थान और जयपुर के अंदर। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए